Hello everyone. Today we are going to start with cell as a unit of life जो कि चैप्टर है क्लास 11th बायोलॉजी का। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले जो हैं सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं और सेल के जो स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, पढ़ेंगे कि सेल कब से स्टार्ट हुआ और कुछ रिसर्चर्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने कॉन्सेप्ट सेल के लेके आए या उनका जो भी रोल रहा सेल के बारे में। उसके बाद जो हम लास्ट टॉपिक यहाँ करेंगे सेल थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक डिस्कस करना। फर्स्ट जो हमारे पास है इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने यहाँ पे लिया है। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे पास है यहाँ पे हैं, एक साइटोलॉजी है हमारे पास। साइटोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ सेल इज़ नॉन एज साइटोलॉजी। तो जो ब्रांच है बायोलॉजी की हमारे पास, उनमें जो उसमें से जो मेन डील कर रही है किसके साथ डील कर रही है, सेल के साथ डील कर रही है, वो हमारा क्या है, साइटोलॉजी है। अब साइटोलॉजी हमारा क्या है, सेल आया। तो एक्चुअल में सेल क्या है, सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक। तो अब क्यों कह रहे हैं भाई हम इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हमें बोलने का मेन पर्पज है, सेल में जो भी ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है, मीन्स जो भी पार्ट यहाँ मिलते हैं हमें सेल के अंदर, वो सभी पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन है या जो उनके फंक्शन है, वो सभी फंक्शन अवेलेबल हैं जो कि एक लिविंग थिंग को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जैसे हमारे पास सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। तो एक सिंगल सेल्ड बॉडी में जो ऑर्गेनलिज प्रेजेंट है वो सारे फंक्शन परफॉर्म करें, वही मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर की एक सिंगल सेल नहीं प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म बने हैं वो सिंगल सेल से बने हैं या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं, और ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए सब कुछ जो है उस सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो इसलिए सेल एक बेसिक यूनिट है जिससे कि चाहे मल्टी सेल्ड बॉडी फॉर्म हुई है और यूनिसेल्ड बॉडी फॉर्म हुई है, यूनिसेल तो फॉर्म ही हुई है सेल से, लेकिन मल्टी सेल्ड बॉडीज भी जो है फॉर्म हुई है। इसीलिए हम बोलते हैं सेल जो है स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है, एक यूनिट है जिससे कि लाइफ फॉर्म हो रही है। अब दूसरी बात यहाँ पे करें प्रोटोप्लाज्म की, किसकी, प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म सेल कंटेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज नॉन एज प्रोटोप्लाज्म। अब जो सेल कंटेंट है किसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो हमारा क्या है, प्रोटोप्लास्ट है। इसके अंदर क्या आ जाएगा, हमारा साइटोप्लाज्म आ जाएगा, इसके अंदर हमारे ऑर्गेनलीज आ जाएंगे, न्यूक्लियस आ जाएगा, सभी चीज़ें आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट के बाद हमारा प्रोटोप्लाज्म में एक वर्ड आया अभी साइटोप्लाज्म, उसकी बात करें वो क्या है। साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर के इनसाइड की बात करें तो वहाँ पे एक फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट है जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वाटर है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स हैं। उसके साथ साथ हम बात करें कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, ये सभी चीज़ें जो मिल के क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म फॉर्म कर रहे हैं। अब साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनलीज मिलते हैं, उन ऑर्गेनलीज की प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं सेल को प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स। क्लियर। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनली जो प्रेजेंट है उनके बेस पे हम डिसाइड कर देंगे कि हमारे पास जो सेल है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक। तो ये दो टर्म भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी, एक प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। अब प्रोकैरियोट यूकैरियोट आप प्रीवियसली भी जो प्रीवियस क्लासेस हैं वहाँ भी डिस्कस कर चुके हो इस क्लास से पहले। जैसे फर्स्ट बात करें प्रोकैरियोट, सेल इन विच genetic material is not covered by any membrane structure is known as prokaryotic cell। तो जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल किसी भी एक मेम्ब्रेनिक स्ट्रक्चर से के बिना प्रेजेंट है वो हमारा क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है। वहीं अगर कोई भी अगर जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड हो रही है तो वो सेल हमारी कौन सी होगी, यूकैरियोटिक सेल होगी। क्लियर। तो इस तरह हमें जो यहाँ पे एक टर्म और मिलता है प्रोकैरियोट यूकैरियोट, वो सेल्स हैं, प्रोकैरियोट वो सेल है जहाँ पे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मिलेंगे, और यूकैरियोट वो स्ट्रक्चर जहाँ पे नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गई। इसके साथ हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री जो साइटोलॉजी की वो स्टार्ट सबसे पहले हुई थी, किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक से पहले जो है हमारे पास माइक्रोस्कोप आ चुके थे, लेकिन माइक्रोस्कोप उतने एडवांस फॉर्म में नहीं आए थे उस टाइम। जनरली जो लोग यूज़ कर रहे थे वो खुद ही लेंस को डिफरेंट एंगल्स पे अरेंज करके माइक्रोस्कोप फॉर्म करके यूज़ कर रहे थे। तो उन्हीं में से एक हमारे रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने भी क्या किया, माइक्रोस्कोप यूटिलाइज़ किया। जब उन्होंने उसके बारे में सुना कि माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई करता है चीज़ों को, तो उन्होंने क्या किया, एक ट्री का जो है कॉर्क लिया, कॉर्क की स्लाइड बनाई, स्लाइड बना के उन्होंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। जब उन्होंने स्टार्ट किया ऑब्जर्व करना, देखा कि उस कॉर्क के अंदर उन्हें बहुत सारे हेक्सागोनल कंपार्टमेंट मिल रहे हैं।
हेक्सागोनल कंपार्टमेंट मिलने हैं। उन हेक्सागोनल कंपार्टमेंट के लिए उन्होंने जो नेम यूज़ किया सेल। और सेल जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग अगर हम निकालें तो मीनिंग बनता है लिटिल कंपार्टमेंट। क्लियर। तो 1665 में हमारे पास सेल वर्ड जो है वो आ गया था, उसका मीनिंग आ गया था। बट जो स्ट्रक्चर हमने या रॉबर्ट हुक की बात करें उन्होंने किया था, वो स्ट्रक्चर जो है डेड पार्ट था, प्लांट का डेड पार्ट था। फिर नेक्स्ट जो लीवन हुक जो है यहाँ से आफ्टर अराउंड 10 ईयर के बाद ही 1674 में लीवन हुक ने क्या किया, उन्होंने अपना सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप यूटिलाइज करके जो लिविंग स्ट्रक्चर्स है उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट। जैसे सिंपली उन्होंने ब्लड को देखा, स्पर्म सेल्स को देखा, तो इस तरह जो सेल्स हैं उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया लीवन हुक ने। ठीक। फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, हमें 1831 तक आना पड़ा क्योंकि माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट धीरे धीरे बढ़ी थी। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने आइडेंटिफाई किया सेंट्रल बॉडी को, एक सेंट्रल बॉडी को ऑब्जर्व किया। और वो सेंट्रल बॉडी का नेम क्या रखा, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस का भी मीनिंग जो है सेंट्रल होता है। क्लियर। तो सेंट्रली लोकेटेड एक डार्क बॉडी मिली जिससे नेम दिया न्यूक्लियस। फिर पर्किंस ने इन 1839 ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अभी जो पीछे प्रोटोप्लास्ट की बात की थी, प्रोटोप्लास्ट की बात की थी हमने प्रीवियस पेज पे, तो वो जो प्रोटोप्लास्ट वर्ड है वो कॉइन किया था पर्किंस ने कॉइन किया था। पर्किंस ने उसे प्रोटोप्लाज्म बोला। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये होता है कि जो भी सेल कंटेंट है, लिविंग कंटेंट है, वो प्रोटोप्लाज्म है। क्लियर। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंस है। साइटोप्लाज्म इज बी ओनली टॉकिंग अबाउट द मैट्रिक्स विच इज लाई इनसाइड द plasma membrane. But when we are talking about the protoplasm, that means we are talking about the all the content which is present inside the cell membrane, both organally as well as cytoplasm. Clear. तो नेक्स्ट हम बात करें स्कैलर कौन प्रपोज द सेल थ्योरी। अब क्या हुआ उस टाइम जब हमारे पास स्कैलर कौन दो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, दो डिफरेंट ब्रांच जो बॉटनी और जूलॉजी दोनों से रिलेट करने वाले लोग हैं दोनों। इन दोनों ने क्या किया, रिसर्च करके फाइंड आउट किया। उन्होंने देखा कि एनिमल सेल को ऑब्जर्व करें, टिश्यू को ऑब्जर्व करें तो भी हमें लिटिल कंपार्टमेंट मिलते हैं। अब प्लांट सेल को ऑब्जर्व करें तो वहाँ भी लिटिल कंपार्टमेंट मिलते हैं। तो अगर हमें इतने लिपिड दोनों में ही अगर हमें लिटिल कंपार्टमेंट मिल रहे हैं, किसमें, प्लांट में मिल रहे हैं, एनिमल मिल रहे हैं, इसका मतलब प्लांट भी सेल से बना हुआ है, एनिमल भी सेल से बना हुआ है, और जो अदर मल्टी सेल स्ट्रक्चर वो भी सेल से बने हुए हैं। तो इन दोनों ने कंक्लूड करके एक थ्योरी कंपोज की, जिसे हम आज बोल रहे हैं सेल थ्योरी। वो थ्योरी ये थी कि जितने भी लिविंग टिश्यूज़ हैं वो बने हैं किससे, वो बने सेल से बने हुए हैं और सेल के ऑर्गेनाइज होने से बने हुए हैं। क्लियर। फिर इसी को जो है रुडोल्फ वर्चर हुआ है, उन्होंने इसको मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई क्या कर दिया, अब नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे इसको प्रॉपर डिटेल में सेल थ्योरी के बारे में। यहाँ पे सिर्फ नेम कर रहे हैं कि इन्होंने मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को, क्योंकि सेल थ्योरी में जो स्कैलर ने बताया कि ये चीज़ है, कंपोजिशन है, बट उन्होंने ये नहीं बताया सेल आ कहाँ से रहा, वो चीज़ इन्होंने बात की। फिर एक और नेम मैंने ऐड किया यहाँ पे हिस्ट्री में, सिंगर एंड निकलसन का नाम किया। सिंगर एंड निकलसन ने जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, हमारे पास जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है सेल मेम्ब्रेन का, वो आज हम फॉलो कर रहे हैं और फर्दर आगे भी फॉलो होने वाला वही एक मॉडल है। ठीक। इसके अलावा भी हमारे पास सैंडविच मॉडल है और उसके अलावा बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनमें बोला गया है कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस शेप में है, इस शेप में है, इस तरह जो रखा है। लेकिन जो एग्जैक्ट और रियल मॉडल जो हमें निकल के आया वो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल निकल के आया, जो कि सिंगर एंड निकलसन ने प्रपोज किया था। तो ये हो गया हिस्ट्री की बात हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी अभी पीछे भी हमने बात किया था। सेल थ्योरी हम बात करें, हमारे पास मैथ्यूस कैल्डन है जो कि क्या है, एक बॉटनिस्ट है। स्कॉन है जो कि क्या है, जूलॉजिस्ट है। और दोनों का अगर प्लेस या लोकेशन देखें तो स्केल्डन जो है जर्मन है, वहीं जर्मन बॉटनिस्ट हैं। वहीं स्कॉन की बात करें वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं। दैट मीन्स वन इज बिलोंग टू बॉटनी मीन्स प्लांट फील्ड एंड वन इज बिलोंग टू जूलॉजी हु इज बिलोंग टू एनिमल फील्ड। तो दोनों डिफरेंट थिंग को बिलोंग कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, अपने रिसर्च में पाया बोथ वर डूइंग सेपरेट रिसर्च, बोथ वर डूइंग सेपरेट रिसर्च, but both come on the same conclusion that all living organisms are composed of cells and product। ठीक। दोनों कंक्लूजन सेम आया और कंक्लूजन क्या था, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म बने वो सेल के प्रोडक्ट हैं या सेल से कंपोज हो रखे हैं। तो ये बात आ गई। ठीक। और यही हमारा फर्स्ट पॉइंट बना किसका, सेल थ्योरी का बना।
अब जो प्रोडक्ट वाली बात तो कही, लेकिन उस चीज़ को क्लियरली किसने बोला, वो बोला रुडोल्फ वर्ट्शाउ ने। कब? 1855 में, 1855 में बोला। और यहाँ पे जाके इन्हीं के स्टेटमेंट के बाद हमारी जो है सेल थ्योरी जो है वो कंप्लीट हुई और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इन्होंने ये बोला कि जो स्केल्डन्स कॉन ने सेल थ्योरी पोस्टुलेट किया, एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें वो कहीं भी नहीं कह रहे हैं कि ये सेल आया कहाँ से। जैसे सिंपली हम बोलते हैं मुर्गा जो आया वो अंडे से आया, या अंडा जो भी मुर्गी आई अंडे से आई, या अंडा मुर्गी से आया, ठीक है। तो वो चीज़ हम सिंपली यही कहते हैं कि जो मुर्गी आई वो अंडे से आई। इसका मतलब अंडा पहले एग्जिस्ट कर रहा था फिर मुर्गी आई, ठीक, या मुर्गी पहले एग्जिस्ट कर रही थी फिर अंडा आया, ठीक। तो इस चीज़ को कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने कहा कि नहीं भैया, ऐसा जो है सेल जो है, ये बात आप नहीं कर रहे हो कि सेल आया कहाँ से। तो उन्होंने कहा जो भी लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है अर्थ पे या सेल प्रेजेंट है, वो सभी के सभी कहाँ से आए? प्री एग्जिस्टिंग मटीरियल से आए। किससे आए? प्री एग्जिस्टिंग मटीरियल से आए। तो उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया अपनी लैंग्वेज में, ओमनी सेलुला ए सेलुला, ओमनी सेलुला ए सेलुला एक कॉन्सेप्ट दिया, जो कि जर्मन एक्चुअली अभी जो है जर्मन वर्ड है। और इससे जो है उनका निकल के आया कॉन्सेप्ट कि जो भी चीज़ें हैं वो क्या प्री एग्जिस्टिंग मटीरियल से आई, और कंपोजिशन हो गया टू डिफरेंट थ्योरीज का। एक हमारा ये हो गया स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट हमारा ये हो गया कि सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और यही दो हमारे क्या फॉर्म हो गए? सेल थ्योरी फॉर्म हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे ये हमारा सेल थ्योरी का हो गया। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हम अनदर टॉपिक भी करेंगे। मेनली हम डिस्कस करेंगे ग्राम स्टेनिंग भी करेंगे। कल जो हमने डिस्कस किया था प्रोकैरियोट, तो प्रोकैरियोट में हमारा एक और पोर्शन है स्टेनिंग का, वो मैंने लीव कर दिया था वहाँ से, क्योंकि थोड़ा डिटेल में हमें डिस्कस करना था, ठीक। तो आज जो एक और वीडियो अपलोड होगी, उस वीडियो में जो है आपको स्टेनिंग के बारे में पता चला कि जो बैक्टीरियाज हैं उनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएँ उनकी सेल वॉल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। तो सेल वॉल में कुछ में पेप्टिडोग्लाइकन का अमाउंट ज़्यादा होता है, मीन्स प्रोटीन और ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है, उसके अकॉर्डिंग भी हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक। तो उस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे ये वीडियो हम कंक्लूड करते हैं।